डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं और इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन के उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं या वो पिछले एग्ज़ाम में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो एक प्रश्नों का जब मैं एनालिसिस करता हूं तो उसमें कम से कम 3-4 प्रश्न और सम्मिलित कर देता हूं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मनोबल मिलता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, चेरी अराना कॉफ़ी किस देश में उत्पादित की जाती है? आपका ऑप्शन है वियतनाम, कैमरून, लाइबेरिया या फिर यमन। तो सही आंसर होगा कैमरून का जो ये फेमस कॉफ़ी है जिसका नाम है चेरी अराना कॉफ़ी। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बोस्टन चाय कांड हुआ था? रॉकिंघम, ग्रेनविले, लॉर्ड नॉर्थ या फिर टाउन रोड। ये सभी प्रधानमंत्रियों का नाम है। आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बोस्टन चाय कांड हुआ था। तो सही आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में यह बोस्टन चाय कांड हुआ था। आप जानते हैं जरा बोस्टन चाय कांड था क्या? तो ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में नया कानून बनाया और ये कानून कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई। यानी ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसमें यह पारित किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अमेरिका में चाय अब बेच सकेगी। और चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए, चाय का व्यापार बढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके लिए उसके मूल्य में कमी लाई गई। और इसके कारण हुआ क्या कि अमेरिका को सस्ते में, अमेरिकन लोगों को सस्ते में चाय मिलने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी हो रहा था। लेकिन अमेरिकन उपनिवेशवासियों ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल समझा और क्या सोचा उन्होंने? वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको लगा कि ये ब्रिटिश सरकार की कोई चाल है। तो वो क्या चाल समझा? उन्होंने समझा कि संसद व्यापारिक मामलों पर एकाधिकार कायम कर लेगी तो इससे उपनिवेश के व्यापार को हानि होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना चाय अमेरिका में बेचने लगी और सस्ते दामों पे बेचने लगी तो वहाँ का जो उपनिवेश था, वहाँ का जो व्यापारी था, उसको हानि होने वाला था। इसीलिए उन लोगों ने किया क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ जहाज़ जो कि बोस्टन बंदरगाह में ठहरा हुआ था, तो वहाँ के नागरिकों ने जहाज़ को लूटा और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को क्या कहा जाता है? बोस्टन चाय पार्टी की दुर्घटना कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि बोस्टन चाय पार्टी था क्या, ये कब चालू हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थ जब प्रधानमंत्री थे तब ये आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका में वो चाय भेजते थे और मूल्य को उन्होंने कम कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अमेरिकनों को सस्ते में चाय मिलने लगी। पर वहाँ के जो व्यापारी थे उनके दिमाग में आया कि यह ब्रिटिश का एक चाल है। इसके लिए उन्होंने किया क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज़ बोस्टन बंदरगाह पे रुका हुआ था उसको उन्होंने क्या किया कि लूटा और लगभग कितना 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इस बड़ी घटना को ही बोस्टन चाय पार्टी की दुर्घटना या घटना कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति यानी जिसे हम वीटो पावर कहते हैं का उपयोग कर सकता है। तो निषेधाधिकार शक्ति जो होता है इसका उपयोग कब भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, केवल साधारण विधेयकों के लिए, केवल संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए या केवल धन विधेयकों के लिए? तो किसमें वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है? सही आंसर होगा केवल साधारण विधेयकों के लिए। तो राष्ट्रपति के बाद वीटो पावर की शक्ति होता है, यानी वो, आप जानते हैं कि जब भी संसद से कोई भी कानून अगर पास किया जाता है, कोई भी कानून लाया जाता है तो पहले वो लोकसभा से फिर राज्यसभा से पारित होता है और उसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन ना करके
उसे वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने पास रख सकता है। तो ये कई तरह के वीटो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, आइए डिटेल से देखते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के वीटो आपको दिखाया गया है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो क्या होता है? विधेयक पर सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को उनका पूर्ण वीटो कहता है। वो अगर साइन नहीं करेंगे, वो अगर सहमति नहीं देंगे तो ये पूर्ण वीटो का, और अपने पास उस विधेयक को लौटाएंगे भी नहीं, अपने पास रख लेंगे, तो ये पूर्ण वीटो का उदाहरण है। वहीं अगर निलंबन वीटो कहें तो संसद में विचार के साथ या बिना विचार के राष्ट्रपति की शक्ति को निलंबन वीटो कहा जाता है। तो निलंबन का क्या हुआ? उन्होंने थोड़े दिन के लिए टाल दिया, यानी संसद में विचार के लिए उन्होंने भेज दिया या फिर बिना विचार किए ही राष्ट्रपति ने इसको टाल दिया, तो यह निलंबन वीटो होता है। और पॉकेट वीटो क्या होता है? विधेयक पर कार्रवाई न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी जो विधेयक उनके पास गया है, जो कानून उनके पास गया है, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना ही उसको खारिज किया, ना ही उसे दोबारा संसद को भेजा, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, यानी पॉकेट में रख लिया। अब वो कानून रुक गया, वहीं पे वह कानून रुक गया। तो ये थे आपके वीटो के पावर। इसके बाद देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की थी? दामोदर दास भारत में किया था, लॉर्ड कैनिंग ने अमेरिका में किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में किया था, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो देख लीजिए डिटेल से कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था। देखिए, इंडिया हाउस वगैरह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किया कब था? 1905 ईस्वी में लंदन, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और यह उत्तरी लंदन के हाईगेट में क्रॉमवेल एवेन्यू में एक छात्र निवास था। इतना आपको जगह का नाम नहीं याद रखना है, सिर्फ लंदन याद रखिए। और यह था क्या? इंडिया हाउस था क्या? यह छात्रों का, इंडियन जो भारतीय छात्र वहाँ पे रहते थे, उनका छात्र निवास था। और ये एक देशभक्त वकील थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि क्रांतिकारी स्वरूप जो था, जब भारत की आज़ादी की बात आई तो क्रांतिकारी स्वरूप लंदन में भी लिया गया। तो वहाँ के क्रांतिकारी, एक्चुअली वो छात्र थे वहाँ के, लेकिन बाद में क्रांतिकारी में बदल गए। उनके रहने का जगह जो था वह इंडिया हाउस था, और इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? आपको मैं पहले अध्यादेश को समझा दूं। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? आप जानते हैं कि संसद का सत्र जो होता है 3 सत्र होता है। जो पहला जो होता है सत्र वो है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। और मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरे प्लेलिस्ट में आप शॉर्ट ट्रिक का एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसमें ढेर सारे ट्रिक्स के सहायता से मैंने इन सभी चीज़ों को याद करवाया है। बहुत सारे ट्रिक्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ कि आप जानते हैं कि संसद में जैसे 3 सत्र हुआ, बजट सत्र, मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। इनके बीच में जो गैप होता है 1 आध महीने का, तो उस बीच में अगर कोई कानून बनाना है, संसद तो चल नहीं रहा है, तब वो कानून बनेगा कहाँ, कैसे? तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर देंगे और उसे देश में कानून लागू हो जाएगा। तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो पूछा गया है कि राष्ट्रपति कैसे कानून पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किसी नई कानून के निर्माण में, किसी नए कानून के आरोपण में, बजट का पास करना या फिर संविधान का संशोधन। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं, यानी संसद से ही वो पारित होगा? तो सही आंसर होगा संविधान का संशोधन। देखिए, संविधान में चेंज करना ये इतना आसान काम होता नहीं है। अकेले राष्ट्रपति हो सकता है गलती से वो जारी कर दे, तो इसके लिए ये शक्ति उन्हें नहीं दिया गया। यानी अध्यादेश के तहत वो संसद के संशोधन वाले विधेयक पे अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। अन्य सभी, जैसे कोई कानून बनाना है या फिर कोई कानून को लागू करना है या फिर बजट भी पास करना है, इन सभी पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है? यानी ये सब किस चीज़ के लिए फेमस है? लक्षद्वीप तो आप जानते ही होंगे, वहीं से आप बना सकते हैं। इसमें क्या है? तो ऑप्शन है सदाबहार वनस्पति, मूंगा चट्टान जिसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं,
कीचड़दार क्षेत्र या मडी फील्ड या इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज़ के लिए ये सारे जगह फेमस हैं? तो सही आंसर है मूंगा चट्टान, जिसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे में यह एक मूंगा जो होता है, यह एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हुए एक चट्टान का निर्माण करता है। और ये खूबसूरत नज़ारा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी समुद्री छोटे छोटे जीव होते हैं वह नीचे में इन्हीं चट्टानों में छुप के अपना आवास बनाते हैं। तो यह समुद्र के हेल्थ को भी दर्शाता है कि समुद्र कितना पर्यावरण अनुकूल है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो आप याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में भी मूंगा चट्टान है, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, और लक्षद्वीप तो पक्का याद रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मूंगा चट्टान कोरल रीफ पाया जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर क्रस्ट अथवा भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट या भूपर पट्टी कहते हैं, उसमें कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम? तो सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व जो है वह पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन कौन लाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सब विदेशी व्यापारी थे जो भारत में आए, जिसमें अंग्रेज़ों ने सबको हरा के अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो सबसे पहले कौन आए थे ये भी आपको जानना ज़रूरी है। पुर्तगाली आए थे। इसके बाद जो आए, इनका एक सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा पुर्तगाली ही, क्योंकि छपाई का मशीन सबसे पहले भारत में लाने का काम पुर्तगालियों ने किया था। इसके अलावा क्या क्या चीज़ के लिए पुर्तगाली जाने जाते हैं? आज जो बिहार में तो आप जानते हैं तंबाकू कितना फेमस होता है, खैनी जिसको आप बोलते हैं। तो तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू और मिर्च, ये सभी वैसे फसल हैं जिनका शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। इसके अलावा आपने देखा अभी, छपाई मशीन लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इल्बर्ट बील के मुख्य विरोधी कौन थे? पहले हम जानेंगे इल्बर्ट बील था क्या, और आप यहाँ ऑप्शन देख लें क्या है। बंगाल व बिहार के जमींदार, कलकत्ता के अधिवक्ता, बंगाल के चाय व नील बागानों के ब्रिटिश मालिक। तो सही आंसर यही होगा, इल्बर्ट बील के प्रमुख विरोधी कौन थे? तो बंगाल के जो चाय और नील बागान के ब्रिटिश मालिक थे वह इल्बर्ट बील के विरोधी थे। प्रश्न पहले आ गया। चलिए देखते हैं इल्बर्ट बिल था क्या। 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था। इसमें हुआ क्या? ब्रिटिश भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई। यानी जो भारतीय न्यायाधीश थे, यूरोपीय अपराधी यानी जो अंग्रेज लोग थे, उनको सज़ा देना या उनकी केस की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया इल्बर्ट बिल के द्वारा। और पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले सिर्फ अंग्रेज ही, गोरा लोग का जो सुनवाई कानून का, गोरा लोग का कोई अगर अपराध किया है तो उसका सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज़ों को ही था, यानी यूरोपीय को ही था। तो इसको पारित किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। अब हुआ क्या? इसकी तीखी आलोचना होने लगी और उन लोगों को लगा कि भारतीय लोग, वो काला लोग बोलते थे हम लोग को, तो उनको लगा कि ये लोग मेरे कानून को देखेंगे या ये लोग हमें सज़ा देंगे। ये उनके लिए एक अपमान का बात देखा गया। तो इसीलिए बाद में इसका बहुत विरोध हुआ और बाद में यह निर्णय लिया गया कि कुछ सदस्य भारतीय होंगे और कुछ जो होगा वह यूरोपीय सदस्य इसका देखेंगे। तो इल्बर्ट बिल नाम किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, तो इसको जो बनाया था वह थे कॉर्टन इल्बर्ट के नाम पर रखा गया।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा किसका है? यानी अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की उद्देशिका में है, आयरलैंड की संविधान की उद्देशिका में है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र से है, या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र से? देखिए, प्रश्न देख के आप हैरान मत होइए, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि यही प्रश्न इजी लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी आपको ग्रुप डी वाला प्रश्न पूछेगा तो ये मुश्किल है, आपको ऐसे ही प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा एग्ज़ाम में। उसने क्यों 30 या 40 नंबर आपके लिए रखा है पासिंग? इसीलिए क्योंकि वो हार्ड प्रश्न पूछने वाला है, और आपको डिटेल नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों से भागिए नहीं, इससे जूझिए। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा किसने दिया? तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई थी, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसी में फ्रेटर्निटी, जिसे हम क्या कहते हैं, भाईचारा, विश्व बंधुत्व कहते हैं, लिबर्टी और समानता, इक्वलिटी, ये 3 का नारा दिया गया था, वहाँ का मुख्य था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी और फ्रांस में सामंती व्यवस्था लागू हो गई थी, और उसमें शासनकाल किसका था? लुई 16वां का शासनकाल था, जो एक निरंकुश शासक था, और उसी के तख्ता पलट करने के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। और उस समय ये नारा दिया गया, यानी हमें समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए और विश्व बंधुत्व चाहिए, ये 3 चीज़ नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। और ये हमारी संविधान की उद्देशिका में इन तीनों चीज़ों का समावेश वहीं से किया गया है। देख रहे हैं आप क्या है, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया, और तब से 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं पे फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उसमें द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? मैंने अपने पिछले सेट जो 7वां सेट था उसमें मैंने इसका डिटेल से बताया था कि पहली अनुसूची में कौन सा है, दूसरी अनुसूची में कौन सा, इस तरह से मैंने 12 अनुसूचियों को डिटेल से बताया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन जो हैं उससे संबंधित है द्वितीय अनुसूची। अब देख ही सकते हैं इसमें किस किस महत्वपूर्ण अधिकारी का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। देखिए, उपराष्ट्रपति का बात इसके लिए नहीं किया गया है क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो किस किस अधिकारियों का है? राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, वहाँ के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, तो विधानसभा हुआ तो विधान परिषद के अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्ते की बात संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची आप जानते हैं किससे संबंधित है? भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई। दूसरी में सभी के अधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो चर्चा की गई है वह है सभी के शपथ का चर्चा किया गया है। इसी तरह मैंने 12 अनुसूचियों को बताया है, मेरे पिछले वीडियो को देख लें। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया, यह शिलालेख कौन सा था? यानी अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कर के बारे में किस शिलालेख में बताया था? तो ये भाब्रू शिलालेख था, निगाली सागर स्तंभ लेख था, या रुम्मनदेई स्तंभ लेख, या फिर बराबर गुफा अभिलेख। देखिए, पहले होता क्या था कि पहले तो कुछ वैसा था नहीं जहाँ पे लिखा जाए, कागज़ कलम ऐसा तो कुछ था नहीं, ना ही बुक होता था। तो उस समय में जो लिखे जाते थे, कोई भी बात जिसका वर्णन किया जाता था वह शिलालेखों पे, पट्टलेखों पे, इन सभी चीज़ों पे, शिलाओं पे उत्कीर्ण किया जाता था चीज़ों को। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के कर के बारे में किस शिलालेख में चर्चा की गई है? तो सही आंसर होगा जो आपका है ये
रुम्मनदेही स्तंभ लेख, इसकी बात की गई है। इस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है लुम्बिनी गांव में धार्मिक कर माफ़ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय कर दिया गया। इस बात की चर्चा किया गया। अच्छा, लुम्बिनी की बात आई तो आप जानते हैं जो अशोक थे उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपनाया था और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि अभी नेपाल में है। तो उन्होंने उस जगह के कर को समाप्त कर दिया था और मालगुजारी कितना रखा था, 8वां उपज का 8वां भाग रखा था। तो इसकी चर्चा किसमें किया गया है, रुम्मनदेही शिलालेख में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था। आप जानते हैं अर्थशास्त्र जिसमें कौटिल्य ने लिखा था और अर्थशास्त्र सुनने से लगता है कि इसमें इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की गई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें राज्य व्यवस्था कैसे राजा को राज्य चलाना चाहिए इसकी चर्चा अर्थशास्त्र में किया गया है कौटिल्य में। तो अगर आपको ये मालूम होगा कौटिल्य किस समय किस राजा के शासनकाल में थे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कण्व काल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मौर्य काल। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, यानी जहाँ पे सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता है उसे ही हम विश्व का फलोद्यान कहेंगे। तो आपका ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, यानी फ्रूट गार्डन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। डिटेल से देख लीजिए। यहाँ पे विश्व के बाग के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं अंजीर, संतरा, अंगूर, जैतून, ये सभी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के लिए नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है, यानी भारत नेट जीरो, पहले मैं समझाऊंगा नेट जीरो को, आप ऑप्शन को देख लें 2050, 2060, 2070 या फिर 2080। सही आंसर होगा 2070। भारत ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य 2070 रखा है। नेट जीरो होता क्या है, देखिए कार्बन उत्सर्जन, हर एक देश जो औद्योगिक ग्रोथ के तरफ बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उत्सर्जन सब के द्वारा किया जाता है। तो इसमें नेट जीरो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, उसका उद्योग ही बंद हो जाएगा, देश का विकास ही रुक जाएगा। कार्बन उत्सर्जन तो वो देश करेगा लेकिन जितना उत्सर्जन करेगा उतना वो कार्बन को ख़त्म भी करेगा, यानी पेड़ पौधे उगा करके या जितना भी उसका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा और भी कई सारे तरह के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिसका इस्तेमाल करके वह जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना वो अपने ही देश में सोख जाएगा कार्बन को। इसी को नेट जीरो इमिशन कहते हैं। तो भारत इसका लक्ष्य रखा है 2070 तक। यहाँ देख लीजिए क्या होता है। प्रधानमंत्री ने COP26 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ था उसमें ऐलान किया था कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भारत नेट जीरो का लक्ष्य 2050 के वैश्विक लक्ष्य से 2 दशक ज़्यादा में प्राप्त करेगा। अन्य देशों को कब लक्ष्य दिया गया है, 2050 तक। जो भी विकसित देश हैं चाहे अमेरिका, फ्रांस, ये सभी जो भी विकसित देश हैं उन लोगों ने 2050 तक नेट जीरो हासिल करने की बात की है COP26 में। और भारत ने 2 दशक बाद, क्योंकि वो लोग तो ग्रोथ कर चुके हैं, हमें भी ग्रोथ करना है, तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की बात की है। जरा देख लीजिए नेट जीरो का अर्थ, जैसा मैंने बताया कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल में करेगा उसको सोखने की व्यवस्था भी उसी तरह से करेगा ताकि ग्रीन हाउस गैस का जवाब ना हो, और इसी स्थिति को नेट जीरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्रों में, एशिया के घने वसे देशों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या फिर मध्य एशिया में। गहन निर्वाह कृषि, ये जो वर्ड है ना गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, आप आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर होगा एशिया के घने बसे देशों में। अब जानते हैं गहन निर्वाह कृषि होता क्या है।
उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो एशिया जो है उसका घना वसा जो देश है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है, इसमें किसान जो है भूमि के एक छोटे से भूखंड में रोपने के लिए सरल उपकरण और अधिक प्रयास का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यापारिक रूप से नहीं होता है। छोटे छोटे भूखंड पे किसान अपने यूज के लिए भोजन उगाते हैं। मुख्य रूप से स्थानीय ज़रूरत को पूरा करने के लिए वे अपना भोजन उगाते हैं या रोपण करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें डिपेंड ये होता है, देखिए व्यापारिक कृषि अगर किया जाएगा तो उसमें हम कहवा उगाएंगे, ढेर सारा कॉफ़ी उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे, तो ये सभी व्यापारिक खेती के तहत आता है। लेकिन अगर हम अगले वर्ष हमें क्या आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता के अनुसार अगर हम उसी चीज़ का रोपण करेंगे तो ये गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह वर्ड का मतलब ही है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करना। तो गहन निर्वाह कृषि एशिया के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। लोक सेवा आयोग के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? लोक सेवा आयोग, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 315, 318, 319 और 320। तो आपका सही आंसर होगा 320 में। जबकि लोक सेवा आयोग की बात किस में किया गया है? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात किया गया है। और इसके कर्तव्य क्या क्या होंगे इसकी बात 320 में की गई है। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर उपराष्ट्रपति के लिए? किसके चुनाव के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला है न्यूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए डेजर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सहारा मरुस्थल हो या फिर मंगोलिया में स्थित मरुस्थल जो है उसकी बात हो, या फिर न्यूबियन मरुस्थल की बात हो, या फिर भारत के थार मरुस्थल की बात हो, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिस्र, सूडान, इथियोपिया या फिर सोमालिया? आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सूडान। सूडान में न्यूबियन मरुस्थल स्थित है। सूडान अफ्रीका का एक देश है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उपसौर, अपसौर, उत्तर अयनांत या फिर दक्षिण अयनांत? देखिए उपसौर और उपसौर को क्रमशः जो कहा जाता है, उपसौर को कहा जाता है पेरिहीलियन और अपसौर को एपिहीलियन कहा जाता है। अप मतलब दूरी, अपसौर सूर्य से दूरी। आपका सही आंसर भी यही होगा, अपसौर ही होगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सर्वाधिक दूरी होती है वह अपसौर की होती है, और सबसे कम दूरी जब होता है तो वह उपसौर की दूरी होती है। शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? यानी ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ था, ईसा पूर्व कितना में शक संवत का शुरुआत किया गया? 57 ईयर्स, 200 ईयर्स, 78 ईयर्स या फिर 22 ईयर्स? देखिए बहुत सारे संवत होते हैं, जैसे शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, हिजरी संवत होता है, तो आपको ये सारे जानने होंगे। क्या है मैं आगे डिटेल से बताता हूँ, पहले आप आंसर करें। तो यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। शक संवत जो है वह 78 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, हिजरी संवत 622 ईस्वी में, और गुप्त युग जो था यह 319। ये सभी आप याद रखिएगा, ईस्वी याद रखिएगा। शक 78, विक्रम 57, हिजरी 622 और गुप्त जो था 319। डिटेल से देखते हैं इसका शुभारंभ हुआ क्यों था। शक युग यानी शालिवाहन युग जो शक जो थे उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था जो जूलियन वर्ष 78 से मेल खाता है, यानी 78 ईस्वी पूर्व में ये शक युग का प्रारंभ हुआ था। अब हुआ क्या, भारतीय भाषाओं में शालिवाहन शक के रूप में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक कैलेंडर में भी किया जाता है। शक संवत, अपना जो संवत है वो क्या है, शक संवत है, यानी हम भी इसी को लेके, हिंदी महीना जो है इसी को लेके चलते हैं। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना?
32वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन या फिर 36वां संविधान संशोधन या 37वां संविधान संशोधन। आपको पता है भारत की जब आज़ादी हुई थी उस समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था, वह पुर्तगालियों के अधीन शासन काल में था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसमें भारत के राज्य के रूप में सिक्किम को मिलाया गया? सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। यहाँ आप देख सकते हैं 36वां संविधान संशोधन आया कब था? 1975 ईस्वी में। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची, अभी मैंने बताया था, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किसमें किया गया है? संविधान के अनुसूची 1 में किया गया है। तो सिक्किम को अगर भारत में मिलाया जाएगा तो अनुसूची 1 में उसे शामिल करना। सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट सिक्किम में पूछा भी जाता है। लोकसभा की कितनी सीट है और राज्यसभा की? लोकसभा की भी 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 सीट है। ये सारे काम जो किए गए वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत किया गया। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? देखिए, अगर आपको विटामिन डी लेना है तो आपको सुबह के समय में जो सूरज की पहली किरण होती है उसके कुछ घंटों तक आपको विटामिन डी मिलेगा। बाद में अगर दोपहर में आप रहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो सही आंसर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। मैं ये पहले भी चर्चा कर चुका हूँ किसी और प्रश्न में, अभी भी फिर से चर्चा करता हूँ कि भारत के जो 6 राज्य हैं उसमें ही विधान परिषद है और विधानसभा तो हर एक में है। इवन केंद्र शासित प्रदेश में भी है, जैसे दिल्ली में है विधानसभा, इसलिए अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विधान परिषद होगा या नहीं वह विधानसभा पे डिपेंड करता है। विधानसभा अगर चाहे तो संसद को बोले कि कानून बना के उसे विधान परिषद दे दे, तो ये चीज़ डिपेंड करता है। मैंने जैसा बताया कि 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 जो हैं वो दक्षिण भारत के राज्य हैं और 3 जो है वह अन्य हैं। तो अन्य कौन से हैं? बिहार हो गया अपना, बगल में आपका अपना पड़ोसी यूपी हो गया और महाराष्ट्र। ये 3 जो राष्ट्र हैं इसमें विधान परिषद हैं। और 3 मैंने कौन सा बताया? दक्षिण भारत का, जिसमें हो गया कर्नाटक आपका, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, याद हो गया होगा आपको कौन कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और फिर दक्षिण भारत में जाएं तो आंध्र प्रदेश, उससे अलग होकर तेलंगाना बना, तेलंगाना हो गया। और उसके बाद एक और मैंने कौन सा बताया? कर्नाटक। ये सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो आपको बताना है कि इसमें नहीं है। ऑब्वियसली इसमें जो ऑप्शन है उसमें राजस्थान में नहीं होगा, तो यही सही आंसर होगा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? जो आप डबल रोटी यानी ब्रेड वगैरह खाते हैं उसमें किस कवक का इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअली होता क्या है, जब आटा को गूँथ करके छोड़ दिया जाता है उसमें जब कवक डाल दिया जाता है, कवक पनपते हैं तो वो CO2 गैस मुक्त करते हैं और इसी की वजह से डबल रोटी फूल जाती है। जो भी ब्रेड वगैरह बनता है वो फूल जाता है। तो इसमें किस कवक का इस्तेमाल किया जाता है? राइजोफस, एस्टोनिफर, जाइगो सैक्रोमाइसिस। अब पढ़ लें नाम क्या क्या है। सही आंसर होगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसी का इस्तेमाल डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। अभी हाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने पूछा था कि आखिर जो रोटी होती है, जो ब्रेड होता है, वो फूलता क्यों है? तो एक्चुअली किण्वन प्रक्रिया इसको कहते हैं, जो कवक के द्वारा किया जाता है। और किण्वन के फलस्वरूप जो CO2 गैस मुक्त होता है, इसके कारण डबल रोटी फूल जाती है या फिर ब्रेड फूल जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डबल रोटी बनाने के लिए इसके ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और इसे ब्रेवर ईस्ट के रूप में कहते हैं। किण्वित करने के फलस्वरूप इथेनॉल का उत्पादन होता है और आप देख रहे हैं अल्कोहल और CO2 गैस मुक्त होता है। और ये होता क्या है, ईस्ट एक्चुअली जो कवक होता है वह आटों में डाला जाता है और वो उसका जो आटा में शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहता है उसको वो खाता है और उसको जब पाचन करता है तो उसके बाद वह अल्कोहल और CO2 गैस मुक्त करता है। शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है?
स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सभी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन का स्राव होता है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये 3 जो हैं यहाँ पे ग्रंथियां हैं। आपको बताना है किसके द्वारा तापमान का नियंत्रण होता है। सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा तापमान का नियंत्रण होता है। हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। यह मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग होता है और पिट्यूटरी के पास स्थित होता है। कभी कभी इसका लोकेशन पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, वह कहाँ पे स्थित होता है। तो मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 28, 22, 24 या फिर 18? तो सही आंसर होगा टोटल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ज़रा उनके नाम को देखिए आप, जो महत्वपूर्ण है उनके नाम को आप याद रख लीजिए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन धर्म के हैं और वो जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभनाथ या ऋषभदेव भी कहा जाता है, वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे जो थे वह थे अजितनाथ, दूसरे तीर्थंकर हो गए। और 5वें और चौथे को भी याद रखिएगा। तो 5वें हो गए सुमितनाथ, चौथे हो गए अभिनंदन नाथ और 23वां पार्श्वनाथ। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कम से कम पहला, 23वां और 24वां जरूर याद रखें। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, यहाँ के जो गुरु होते थे, एक्चुअली जैन धर्म में जितने भी गुरु हुए जो आचार्य के रूप में जाने, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता था। तो पहले ऋषभनाथ या ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें भगवान महावीर। और अगर याद रखना है तो 3, 2, 4 और 5 को भी याद कर लें, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमितनाथ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी अंग्रेजी भाषा में भारतीय लोगों के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? हिंदू पेट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। सही आंसर होगा हिंदू पेट्रियट। यह भारतीयों के द्वारा प्रकाशित किया गया अंग्रेजी भाषा का अखबार था। संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा यानी बिना अनुमति के कितने अवधि तक अगर वो अनुपस्थित रहता है। देखिए संसद में जो एमपी होते हैं वह रहते हैं, जाते हैं, और अगर वो कितने दिनों तक बिना किसी परमिशन के अगर वो बाहर रहेंगे तो उनको उनका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा, यानी उनको हटा दिया जाएगा। 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 60 दिन तक या फिर 10 दिन तक। ये बात हो रही है जब संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है और अगर आप एमपी हैं यानी सांसद हैं, अगर आप 60 दिन तक नहीं आइएगा संसद में तो आपका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। डिटेल देख लीजिए, यह समाज सुधारक थे, इन्हें एक और उपाधि दिया गया है लोक हितवादी, और राय बहादुर के नाम से इन्हें जाना जाता था, राव बहादुर। अच्छा, महादेव गोविंद रनाडे ऑप्शन में था, जरा उनके बारे में देख लीजिए। इन्हें जस्टिस रनाडे के नाम से जाना जाता था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे, ये एक थे, और विधवा विवाह संघ की स्थापना की, हिंदू विधवाओं के विवाह को बढ़ावा दिया। यह किसके लिए बनाया गया था विधवा विवाह संघ? जिसे पहले क्या था कि हिंदू जो विवाहित महिलाएं होती थी
अगर उनके पति की मौत हो गई तो सती प्रथा आपने सुना होगा, पति के साथ ही उनको भी जला दिया जाता था। ये सब बड़ा ही खतरनाक प्रथा जो था वह डेवलप हो गया था। जबकि जो हमारा प्राचीन सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वैदिक धर्म में इस सब पंडितों ने इस सब चीज़ों को लाया, बहुत सारे तरह की कुरीतियाँ आ गई, और इसी को हटाने के लिए गोपाल हरि देशमुख ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। अच्छा सॉरी, महादेव गोविंद रानडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। आगे बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में थे, जरा उनको भी देख लीजिए। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। और लोकमान्य का अर्थ क्या होता है? लोग जिसे स्वीकार कर लें उसे ही लोकमान्य कहते हैं। इन्हें उपाधि जो दी गई, आधुनिक भारत का निर्माता ये भी कहा जाता है। और वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज थे, लेखक थे, इन्होंने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था आप जानते हैं? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे यह क्रांतिकारी विचार के थे। मतलब दो तरह का पंथ था ना, एक नरम पंथ और गरम पंथ कांग्रेस का। तो गरम दल के ये तीन नेता थे, लाल बाल पाल, और इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने इनको जो कहा था भारतीय अशांति का जनक कहा था। और 1916 के में बेलगाम में भारत में स्वदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का नाम होम रूल लीग से आता है। 1916 में बेलगांव में कर्नाटक जो है वहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 87 दिन, 88 दिन या फिर 75 दिन। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का, लगभग 365 दिन का समय लेती है। सही आंसर होगा 88 दिन। और पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह बुध ही है, तो इसका पथ जो है वो थोड़ा छोटा है और इसीलिए इसे 88 दिन का समय लगता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन है प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन या फिर चतुर्थ संशोधन। सही आंसर होगा प्रथम संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को बनाया गया था। प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यावर्त लैंड का या फिर अंगारा लैंड का। मैंने हिमालय की उत्पत्ति पिछले सेट में जब बताया था उस समय इस बात की चर्चा की थी। आप पिछले सेट को ज़रूर देखें। मैंने 7-8 सेट अभी तक डाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम लास्ट होते होते मैं कई सारे सेट महत्वपूर्ण आपके पास लाऊंगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ जो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारतीय उपमहाद्वीप। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? इंग्लिश में इसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। यह बहुत ही औषधीय गुणों से पूर्ण होता है। यानी मछली का जो लीवर होता है उसमें तेल जो पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। सही आंसर होगा विटामिन डी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपको आंसर ही दिखा दिया गया है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है इसका काम ही होता है जो भी अवांछित पदार्थ होता है, जो भी अवांछित कोशिका होती है उसको यह खा जाता है, समाप्त कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। एक लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर जा रहा हो तो स्थिर व्यक्ति का भार, ये लिफ्ट से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा हो तो व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित रहेगा? सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि देखिए अगर वही वेग से कहे, अगर एक ये एक्सेलरेशन आपको बताए, त्वरण से, तेज़ी से अगर ऊपर जा रहा है, त्वरण का मतलब ही होता है तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तब उस समय
उस व्यक्ति का भार जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान चाल से ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति का भार जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों मैंने बता दिए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या फिर डॉन? तो सही आंसर है इंडियन नेशन। समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से होता था। देख लीजिए, पटना बिहार से प्रकाशित हुआ था और इसमें किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? एक संस्था थी, न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा। और पहली बार 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो हिंदी संस्करण था द आर्यावर्त, इधर भी कुछ सालों तक ये चलते रहा था आर्यावर्त। तो ये इंडियन नेशन का हिंदी मतलब हिंदी संस्करण था। याद रखिएगा, किस समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संबंध में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है? सही आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में कहा गया है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब नाम आप याद रखिएगा। बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट्स है सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ होती नहीं है। सही आंसर होगा नवाज सरफराज हुसैन खान, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर या फिर लखनऊ? सही आंसर होगा नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यानी विधानसभा में जो निर्वाचन की बात किया गया है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, 178 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा के निर्वाचन की बात किया गया है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर होगा भारत। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इसी तरह आप याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। भारत वैश्विक उत्पादन का 22% उत्पादन करता है। जितना विश्व में दूध का उत्पादन होता है उसका 22% भारत में होता है। और भारत के बाद किसका किसका स्थान है? अमेरिका। आप सोचे भी नहीं होंगे कि भारत के बाद दुग्ध उत्पादन में अमेरिका का स्थान है। उसके बाद चीन का, फिर पाकिस्तान, उसके बाद ब्राज़ील का। तो याद रखिएगा, सबसे पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, 3 याद रखिएगा। और चौथा चूँकि पाकिस्तान है तो उसको भी दिमाग में रखिए। 5वां ब्राज़ील हो गया। ये सभी देश हैं जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसर यानी दुग्ध उत्पादक हैं। एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या होती है? यानी जब आप संसदीय क्षेत्र यानी आप एमपी हैं तो आप लोकसभा चुनाव में कितना व्यय कर सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं? ऊपरी सीमा 25 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। ये सिर्फ कागज़ पे होता है, जबकि एमपी खर्चा करता है तो इससे कई लाख ज़्यादा और खर्चा करता है अपने चुनाव को जीतने के लिए। सही आंसर है 70 लाख ऊपरी सीमा निर्धारित किया गया है। देख लीजिए आप, भारतीय चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खर्चा जो है उसकी सीमा पहले 54 लाख था, अब 70 लाख, 54 से 70 लाख रखा गया था। मतलब 2 सीमा होता है ना, एक लोएस्ट सीमा, एक ऊपरी सीमा।
तो सबसे कम अगर खर्चा 54 लाख से लेके 70 लाख के बीच में लोकसभा चुनाव में खर्चा कर सकता था एक एमपी पहले, लेकिन अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 70 से 95 लाख के बीच में कर दिया गया है। ये राज्यों के आधार पर बढ़ाया घटाया जाता है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 20 लाख से 28 लाख पहले था, अब इसको बढ़ा करके 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। तो अभी आप हाल वाला याद रखिएगा, अभी कितना है लोकसभा का, 70 से 95 लाख, और विधानसभा का कितना है, यानी एक एमएलए कितना खर्चा कर सकता है, 28 लाख से 40 लाख। ये सिर्फ कागज़ की बात है। गुलामगिरी का लेखक कौन था, यानी गुलामगिरी जो बुक है इसके लेखक कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, देखिए एक प्रश्न जो बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही बातों को बताता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और एग्ज़ाम में प्रश्न बने। सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। डिटेल देख लीजिए इनका और कौन कौन सा प्रकाशन है। ज्योतिबा फूले का तृतीय रत्न, पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी राव भोसले यांचा, ये महाराष्ट्र का लैंग्वेज में है, मराठी में है। गुलामगिरी हो गया, उसके बाद सक्तारायच आसूद, ये सभी इसमें से आप याद रखिएगा। 3 जो है ऊपर का, तृतीय रत्न, पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी राव भोसले यांचा, ये 3, और गुलामगिरी तो आपके प्रश्न का आंसर ही है, तो इसको भी याद रखिएगा। गुलामगिरी बहुत ही फेमस है। और इन्होंने किस किस चीज़ की स्थापना किया था? 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें भी पूछ लिया जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 ईस्वी में। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। और सत्यशोधक का अर्थ क्या होता है? सत्य के प्रति साधक, ये होता है। निम्न वर्ग के उत्थान के लिए यह सत्यशोधक समाज बनाया गया था। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली भी किस में है? यूपी में ही है ना, लेकिन वो यूपी का भाग नहीं है, वहाँ पे प्रशासन अलग तरीके से होता है, तो इसके लिए उसको एक अलग उपाधि दिया गया, वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सही आंसर होगा 69 जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को दिया गया। देख लीजिए डिटेल से, 1991 में आया था 69वां संविधान संशोधन, और विशेष दर्जा दिया गया है। इसी के बाद दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई, जिसके जो हेड हैं अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है। आदित्यनाथ झा जो थे वो दिल्ली के नए उपराज्यपाल थे। और ये सब जो संशोधन किया गया आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया फिर से इसको? तो ये 239 AA, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद कौन सा? 239 AA। संविधान संशोधन कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने किया था और कब किया था? 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, या फिर 70 में पंडित रमाबाई ने, या फिर 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? पूना सार्वजनिक सभा सही आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। देख सकते हैं डिटेल से, ये अन्य लोग जो हैं SH चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रानाडे, इन सभी ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था किसानों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना था। आवर्त सारणी के समूह का नाम क्या है जिसमें सभी तत्व गैस हैं? यानी जो कॉलम और रो होता है, जो वर्ग होता है और आवर्त होता है, उसमें से आवर्त सारणी का वह समूह आपको बताना है जिसमें सभी तत्व गैस हैं।
समूह 10, समूह 12, समूह 14 या फिर समूह 18? सही आंसर होगा समूह 18। इसमें सभी तत्व जो हैं वह गैस हैं। आप देख लीजिए डिटेल से कौन कौन से गैस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑगनेसन, ओजी, ये बाद में जुड़ा है। तो 18 नोबेल गैस, जिसे आप निष्क्रिय गैस कहते हैं, वह 18वें समूह में आता है। और इसमें टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गैसों को रखा गया है। अब सिलसिलेवार या ऊपर से नीचे तक दिया गया है। तो पहला हीलियम है, उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और ये निष्क्रिय गैस की प्रकृति भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अज्वलनशील गैस होता है। क्योंकि ये रिएक्शन ही किसी से नहीं करता है तो ये अज्वलनशील गैस होता है। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ कल। तो आपसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। आपको इससे फ़ायदा होगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ।